अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 के जो सिलेबस है, इसमें टाइटल तो इसका एसेट बेस है, लेकिन मेनली इसके अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक आपका फिनोल और दूसरा जो है वो अल्कोहल्स। फिर इनका आपस में कंपैरिजन करेंगे, डिस्कस विद कार्बोक्सिलिक एसिड। उससे फिर हम आगे अपने लेक्चर को लेके चलेंगे। ये वो सिलेबस है जो कि आपके पास फाइल में पहले से भी है कि फिनोल्स क्या होते हैं, फिनोल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, डायज़ोनियम सॉल्ट से कैसे फिनोल बनते हैं, फिनोल को एग्जाम्पलीफाई किया गया है। फिनोल के बारे में डिटेल डिस्कशन जो है ना वो आपसे पूछी गई है। फिनोल वाटर और एथेनॉल का जो रिलेटिव एसिडिटी है वो कैसे है, और कुछ फिनोल के जो है ना वो रिएक्शंस है। तो मेनली जो ये चैप्टर आपका पूरा बेस करता है, ये फिनोल पे ही कर रहा है बेस। ठीक है, वही चीज़ें मैंने शामिल की हैं जो कि आपके सिलेबस के अंदर है, ताकि आपका टाइम ना ज़ाया हो। सो ऐसे कंपाउंड्स जिन कंपाउंड को ऑर्गेनिक एक हम उसके साथ आर ग्रुप लगाएं और साथ में ओ OH लगा दें, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कि ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स हैं। क्या है? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ। अब हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन का मतलब क्या है? देखिए, अल्केन क्या होता है? आर एच होता है। अब इस H को हमने यहाँ से हटाया और हटा के यहाँ पे OH ग्रुप लगा दिया, तो ये हाइड्रोक्सी कंपाउंड बन गए जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं। अब इस R ग्रुप की नेचर की बेस पे हम इसको दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। इस R ग्रुप की बेस पे अगर ये R ग्रुप जो है वो अल्काइल ग्रुप हो, सिंपल कोई CH3 हो जाए, कोई CH3 CH2, कोई कोई भी ग्रुप हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है? ये अल्कोहल की कैटेगरी में आता है। और अगर ये कोई एरोमेटिक रिंग हो या फिर अराइल ग्रुप हो या फिर बेंजीन हो खास करके, तो इसे हम जो है ना वो फिनोल्स की कैटेगरी में हम कंसिडर करते हैं। अब फिनोल में क्या होता है कि बेंजीन होती है और उसके साथ जो है वो क्या होता है? OH ग्रुप लगा होता है। अब फिनोल के आगे भी क्लासिफिकेशन हैं, आगे भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल बेंजीन की जगह आप यहाँ पे नेफ्थालीन लगा दें या कुछ और ग्रुप लगा दें, तो उनके फिर अलग अलग नाम हो जाएंगे। सो कोई ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर OH ग्रुप ज़्यादा होता है लेकिन उनके साथ बेंजीन रिंग भी लगी होती है, तो उनके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं पॉलीफिनोल्स। आपने ये टर्म हो सकता है सुनी हो, पॉलीफिनोल्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें OH बहुत सारे OH ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर लगे हुए होते हैं। तो बेसिक आपने यहाँ से सिर्फ एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं या ऑर्गेनिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड कौन से होते हैं जिन पे OH ग्रुप लगा होता है, और बस इससे ज़्यादा हमें कोई अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। अल्कोहल्स क्या होते हैं जी? वो हमने पहले बात कर ली कि ऐसे अल्कोहल ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होता है किसी न किसी कार्बन के साथ। अब वो जो कार्बन है वो हमारे पास क्या होना चाहिए? वो अल्केन से आना चाहिए। ठीक है, आल दो जब अल्कीन वाले भी अटैच होते हैं तभी हम अल्कोहल ही कंसिडर करते हैं, लेकिन उन्हें अल्कीनोल कहते हैं और अल्काइनोल कहते हैं। तो स्पेसिफिकली जो अल्कोहल का टर्म है उसके लिए हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि सैचुरेटेड कार्बन जो है हमारे पास sp3 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए, यानी कि ऐसा कार्बन जो कि क्या हो, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो, वो कार्बन होना चाहिए। उसे हमने क्या कहा था कि sp3 कार्बन होता है। तो OH उसके साथ अटैच हो तो वो अल्कोहल्स कहलाएंगे। सिंपल एग्जांपल इसकी मेथानोल है, एथानोल है, आइसोप्रोपानोल है। इनकी जो यूजेस हैं वो आप देख लें। सम टाइम MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये चीज़ें पूछता होता है कि आप जो है वो मेथानोल का यूज़ क्या है, कौन सा जो है वो डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, कौन सा एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है। ये अक्सर एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। फिनोल सिंपल है, फिनोल के बारे में हमने बात कर ली है। फिनोल एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट है। जो आप घर में कहते होते हैं ना कि फिनाइल जो है ना उससे साफ कर रहे हैं, तो समटाइम उसमें फिनोल होता है जो कि आपके डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम कर रहा होता है घर में सफाई करने के लिए। नेफ्थोल्स हैं, ज़्यादा डिटेल इनकी नहीं है हमारे सिलेबस में, तो इनकी सरसरी से हम बात कर लेते हैं कि अगर नेफ्थालीन के साथ जो है, ये नेफ्थालीन जो है ना, ये दो बेंजीन रिंग फ्यूज होती हैं। फ्यूज का मतलब आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो ये इनके ऊपर अगर OH ग्रुप आ जाए तो वो कहलाते हैं नेफ्थोल्स।
अब अगर ये पोजीशन कंसिडर करेंगे तो ये आपके पास 1 नेफ्थोल होगा, और ये पोजीशन कंसिडर करेंगे तो ये आपके पास 2 नेफ्थोल होगा। दो पोजीशन इसके पास होती हैं किसी भी ग्रुप को लेके आने के लिए। इसको सम टाइम 1 को अल्फा भी कहते हैं और 2 को बीटा भी कहते हैं। बस इतना यहाँ तक आपको अंदाजा होना चाहिए। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह लें कि क्वेश्चन है। इसको कैसे कहते हैं, इसके लिए कन्वर्जन भी कहते होते हैं कि कन्वर्ट एनिलीन इनटू फिनोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर में से ये पहला जो है ना सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो क्वेश्चन है। अब एनिलीन किसे कहते हैं जी? जब भी बेंजीन के साथ कोई NH2 ग्रुप आए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एनिलीन कहते हैं। ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ये प्रॉपर मैकेनिज्म को फॉलो करके बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप लेके आता है N ट्रिपल बॉन्ड N का। ये तो नाइट्रोजन है। जब इसके साथ एक बॉन्ड बना होता है तो इसको हम कहते हैं डाइएज़ोनियम सॉल्ट। याद रखिएगा, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कह लें, जो एजा का लफ्ज है या एजो का लफ्ज है वो हम यूज करते हैं नाइट्रोजन के लिए, ठीक है, और थायो का लफ्ज हम यूज करते हैं सल्फर के लिए, ठीक है। तो एजाइड जब आएगा तो इसका मतलब है कि वो भी हम जो है वो एन की ही बात कर रहे होंगे, ठीक है। समटाइम्स जो है ना वो N3 होता है तो हम एजाइड उसे कहते हैं। तो वो एजाइड जो है वो भी नाइट्रोजन के ही 3 जो है ना वो एटम्स होते हैं। सो इस तरह डायज़ोनियम जो है वो क्या है बेटा? डायज़ोनियम इस पार्ट ऑफ कंपाउंड को कहते हैं जो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है। होता क्या है कि ये दोनों आपस में मिलके HONO बनाते हैं, और ये जो नाइट्रस एसिड है ये एक मैकेनिज्म के तहत इसके ऊपर आ जाता है। क्या मैकेनिज्म है, कैसे होता है, हम आगे जाकर देखते हैं। आप खाली सिंपल इसको अंडरस्टैंड करें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि एनिलीन जो है वो कन्वर्ट होता है डायज़ोनियम सॉल्ट में यूजिंग HNO2, और आप कह लें HNO2 बेसिकली होता है, या समटाइम इसको NaNO2 भी कहते हैं। हम यहाँ NaNO2 यूज करते हैं जो कि HCl के साथ मिलके HNO2 बनाता है, या HONO जो है वो बनाता है, नाइट्रस एसिड बनाता है। तो ये जब बना चुका होता है तो ये बहुत ही प्यारा लीविंग ग्रुप है, तो कोई भी बाहर से ग्रुप आके इसको लीव करवा सकता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहे हैं क्योंकि बाहर जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नेगेटिव जो है वो बेंजीन के ऊपर आके अटैक करेगा। ये रिएक्शन इतना अच्छा है कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें न्यूक्लियोफाइल आके इस लिविंग ग्रुप को लीव कर रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है। So phenol can be produced by the reaction of phenylamine with HNO3 and NO3 और dilute सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। बिलो 10 डिग्री वैसे 0 to 5 लिखते हैं हम, ये 0 to 5 लिखते हैं और 5 से कम में ही आपने रिएक्शन करना है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया फिर क्या होगा? अगर बेटा ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो आपके पास जो बेंजीन है वो दूसरी बेंजीन के साथ मिलके एक इस तरह का कपल बना देगी, या हो सकता है बेंजीन कुछ बची हुई एनिलीन के साथ मिलके इस तरह का कोई कपल बना दे। बाय प्रोडक्ट्स बनने के चांसेस होते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। सो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो है या डायज़ोनियम सॉल्ट जो है वो आपके पास आता है, उसके साथ जो है वो हम पानी ऐड करते हैं और टेम्परेचर को ऐसा बढ़ाते हैं। जैसे टेम्परेचर को ऐसा बढ़ाएंगे तो वो OH ग्रुप जो है ना वो क्या होंगे, इसके ऊपर अटैक करेंगे। जैसे OH ग्रुप अटैक करेंगे तो ये ग्रुप लीव कर जाएगा। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या क्या करना है, पहले आपने बताना है, रिएक्शन लिखने हैं दोनों, और आपने बताना है कि बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट जो है या बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो है वो बनता है, कैसे बनता है? नाइट्रिक एसिड या आपके पास सोडियम नाइट्राइट से या सोडियम नाइट्रेट से, NaNO2 भी यूज़ करते हैं, NaNO3 भी यूज़ करते हैं, और डाइल्यूट आप सल्फ्यूरिक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं। टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री होता है।
अब जब ये हो चुका होता है फिर हम उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं और टेम्परेचर को ऐसा ऐसा रेज करते हैं, ग्रेटर देन 10 करते हैं। जैसे ग्रेटर देन 10 करते हैं तो आपके पास जो बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट है वो टूट के फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये होता कैसे है, जो के पास सोडियम नाइट्राइट होता है बेसिकली, जो मैंने कहा था ना कि NaNO2 जो है वो अक्सर हम यूज करते हैं, ये HCl के साथ मिलता है तो क्या होता है Na यहाँ का और ये Cl, ये तो पुराने साथी हैं, ये तो आगे NaCl की सूरत में। पीछे जो बचा है वो क्या बचा है, वो है OH और NO या H और NO। ये H और NO जो है ये आपस में मिल गया है, ये नाइट्रस एसिड बना दिया ये वाला आपके पास। अब नाइट्रस एसिड एक और मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है HCl के, तो इस OH को बनाता है वाटर, ये वाटर बना के ये वाटर की सूरत में लीव कर जाता है। सो फिर जो हमारे पास मेन एक्टिवेटेड स्पीशी बनती है वो बनती है नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है, नाइट्रोसो भी कहते हैं, नाइट्रोसो ग्रुप या नाइट्रोसोनियम आयन। अब नाइट्रोसोनियम आयन जो है वो करता क्या है, नाइट्रोसोनियम आयन ये करता है, ये एक ऐसी स्पीशी के तौर पे बिहेव करता है कि जो एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसके ऊपर अटैक करना जरूरी है। तो ये NH2 जो है, अब एक तो है बेंजीन अटैक करे इसके ऊपर, दूसरा है NH2 अटैक करे। जब भी कोई ऐसा ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर होता है जिसके पास लोन पेयर हो जो अटैक कर सके, तो वो ग्रुप पहले अटैक करेगा, बेंजीन बाद में अटैक करेगी। क्यों? क्योंकि बेंजीन स्टेबल है। लास्ट टाइम मैंने कहा था ना कि बेंजीन थोड़ी सी स्टेबल है। तो NH2 जो है वो अटैक करता है N के ऊपर। अब सर ये OH के ऊपर क्यों नहीं अटैक कर रहा, O के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, N के ऊपर अटैक कर रहा है? क्यों? क्योंकि O पहले से पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया हुआ है उसने। लेकिन जब भी किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो उसने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया होता है, फॉर एग्जांपल NH4 पॉजिटिव। अब ये मजीद बॉन्ड एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए अटैक किसके ऊपर हो रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर। जैसे इसके ऊपर अटैक करता है तो ये अपना बॉन्ड एक छोड़ के वापस उसको दे देता है कि यार जा सिमरन जी ले जिंदगी। तो यहाँ पे क्या है जी कि इसके पास दो लोन पेयर जो है वो यहाँ पे आ गए। अब ये ऑक्सीजन स्टेबल हो गया तो कोई मसला नहीं। अनस्टेबिलिटी कहाँ पे आई, इस नाइट्रोजन के पास जिसके पास 4 बॉन्ड आ गए। तो अब ये OH से जान छुड़ाना चाहेगा, एक H को निकालेगा बाहर, फिर दूसरे H को बाहर निकालेगा, तो खुद जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N की जरूरत में। अब कैसे कन्वर्ट होगा, अब ये इस हाइड्रोजन से तंग है तो वाटर को ये हाइड्रोजन ट्रांसफर कर देगा। जैसे वाटर को हाइड्रोजन ट्रांसफर करेगा, ये एक स्पीशी बन जाएगी जो कि कदरे स्टेबल है। अब ये स्टेबल थी तो वाटर ने जो है ना वो कहा कि भाई अपना हाइड्रोजन वापस ले लो। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने अटैक करके अपने पास यहाँ पे वापस बुला लिया। अब ऑक्सीजन ने क्यों अटैक किया, क्योंकि ऑक्सीजन फ्री थी, उससे कोई मसला नहीं था, उसके पास लोन पे एक्स्ट्रा था, उसने अटैक कर दिया। जैसे ऑक्सीजन अटैक करेगी तो ये एक स्ट्रक्चर है जो कि रीअरेंज होता है। रीअरेंज का मतलब कि अपने बॉन्ड्स को रेजोनेट करवाता है। जैसे इसके बॉन्ड रेजोनेट हुए तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये बॉन्ड यहाँ पे आपके पास हो गया ट्रांसफर। इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन जो है ना अब वैसे ही सिचुएशन में आ गया जिस सिचुएशन में पहले था। वही हुआ जो होना था कि ये हाइड्रोजन जो है वो अगेन उसके ऊपर अटैक हुआ और इसको लीव करवा दिया गया, और N जो है वो आपके पास, हमारे पास N डबल बॉन्ड N जो है ना और साथ में OH रह गया। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए हुए, यहाँ पॉजिटिव था ना उसको खत्म करने के लिए हुए, इसलिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की बजाय क्या आया है, लोन पेयर आया। अब जो लोन पेयर आ चुके हैं अब ये थोड़ा सा कदर स्टेबल है, लेकिन OH जो है उसे फिर अटैक करना है बाहर, तो OH अटैक कर के वाटर बनाया और वाटर गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये अब हमारे पास सॉल्ट की सूरत में बन गया। तो ये जो मैकेनिज्म है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी आपको ना पूछे, लेकिन ओवरऑल आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए किस मैकेनिज्म के तहत आपको ये हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने भी सरसरी सी जो चीज़ें हैं वो आपको बताई हैं ताकि ये सॉल्ट फॉर्मेशन आपको कंफर्म हो जाए। सो आपसे सवाल क्या पूछेगा, सवाल ये पूछेगा डायज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है पहली बात, या वो कन्वर्ट एनिलीन इनटू फिनोल, या फिर वो आपसे पूछेगा हाउ टू प्रिपेयर फिनोल। तो ये सब में यही लिखना है। ठीक है, रिएक्शन दोनों लिखने हैं, नंबर दोनों के होते हैं। अगर वो डायज़ोनियम सॉल्ट भी पूछ ले तो इसको फिर टाइटल दे देंगे आप, फिर क्या इसको आप टाइटल दे देंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट, वो उसमें आगे है वैसे वो बताऊंगा। सो एसिडिटी ऑफ वाटर, फिनोल और एथेनॉल। भाई
इसको समझने के लिए ना सिंपल एक अंडरस्टैंड कर लें कि आर ओ एच ये जब कन्वर्ट होता है आर ओ नेगेटिव और एच पॉजिटिव में, ये एच पॉजिटिव दे रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है वाटर में, तो ये है एसिड। ये क्या है? ये है एसिड। आपका कोई दोस्त आपको जो है, आप उससे पैसे मांगते हैं, वो आपको पैसे दे देता है। जितना जल्दी वो पैसे देगा उतना ही अमीर वो होगा। आप उसे कह सकते हैं कि इसके पास बड़ा पैसा है। लेकिन जितना वो ना करके देगा, नहीं मेरे पास नहीं है, ये है वो, तो आपको लगेगा कि यार ये इसके पास पैसे नहीं है, ये थोड़ा ना थोड़ा इतना अमीर नहीं है। तो उस अमीरी को आप समझें एसिडिटी और पैसे को समझें एच पॉजिटिव। जो मालिक्यूल जल्दी एच पॉजिटिव दे दे वो कहलाता है अच्छा एसिड, जो देर से एच पॉजिटिव दे वो कहलाता है बुरा एसिड या वीक एसिड। ठीक है, पहले इसको अंडरस्टैंड कर ले। दूसरा, जब कोई पैसा दे के उससे फर्क ना पड़े, वो खुद स्टेबल हो, तो वो कहलाता है अच्छा एसिड। लेकिन एक पैसा दे के दूसरे दिन मांग ले, कल तुमने मुझसे 100 रुपये लिए थे, अब मुझे रिटर्न करो, तो इसका मतलब है कि वो खुद अनस्टेबल है, तो वो भी इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। अब ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एच पॉजिटिव लूज करने के बाद जो ये चीज बनती है, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। मैं कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं जी कॉन्जुगेट बेस। जितनी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगी उतना ही जल्दी वो एच पॉजिटिव आइन दे देगा। मैंने पैसे दिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं स्टेबल हूं, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैंने आपको पैसे दिए और मैं आपसे हर दूसरे दिन कह रहा हूं कि मैंने आपको ना 100 बातें बतानी है, तो मैंने आपको जो है ना वो 100 दफ़ा याद किया और मैंने कल 100 लोग देखे, तो फिर आपके जहन में भी आएगा अच्छा वो सर ने मुझे जो है ना कल 100 रुपये उधार दिए थे, तो अब वो 100 रुपये मांग रहे हैं। तो 100 एक माइंड जो है ना वो इसलिए आया जहन में ताकि वो आपको रिमाइंड करवा सके, क्योंकि वो अनस्टेबल है। कंजुगेट बेस जितनी स्टेबल होती है, जितनी स्ट्रांग होती है, उतना ही वच पॉजिटिव जल्दी देगी। तो सिंपल सी बात है। तो पहली लाइन ही ये लिखी हुई है कि एसिडिटी रेफर्स टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस फॉर्म्ड बाय प्रोटॉन डोनेशन। ठीक है, फाउंड बाय प्रोटॉन डोनेशन, कि प्रोटॉन दे दिया, ये लो प्रोटॉन, अब अपना कितना स्टेबल है। तो पानी क्योंकि एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है, तो ऑटो आयोनाइजेशन होती है, के डब्ल्यू उसकी सारा है, हमें पहले से पता है। तो पानी जो है भाई वो वीक एसिड है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, क्योंकि ओ OH बनता है ना। ओ OH खुद इतना जो है ना वो क्या स्टेबल नहीं है। अच्छा, स्टेबल कब होता है इसके ऊपर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। फिनोल इज स्ट्रॉन्गर देन वाटर। फिनोल जो है ना वो पानी से क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है पानी से फिनोल। रीजन क्या है? इसमें फेन ऑक्साइड आइन बनता है, जो कि क्या होता है, प्रोटॉन के लॉस करने से बनता है, लेकिन ओवरऑल रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। नेगेटिव चार्ज फेन इज स्टेबल, सो फेनॉक्साइड आइन आर स्टेबल। क्या क्या बात है, दफा करो मिट्टी पर। सिंपल सिंपल बताता हूं मैं भाई, इसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं इसके साथ। ठीक है, ये आप इसको समझ लो कि आर ग्रुप जो है ना ये क्या है, अल्कोहल है। ये क्या है जी, ये है वाटर है। तो अल्कोहल जब इसमें आएगा तो आर क्या है, आर है डोनेटिंग ग्रुप। आर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। एक बंदे को पहले से गुस्सा आया हुआ है, नेगेटिव हुआ हुआ है, आप और जो है ना उसको उसको गुस्सा दिलवा रहे हैं, आप और पंप कर रहे हैं उसको, तो वो हाईली अनस्टेबल होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से जो अल्कोहल हैं वो क्या हैं, वीक एसिड हो जाते हैं। फिर जो वाटर है, अब वाटर में जो ये कन्वर्ट होता है वाटर, इसमें एच, वो नेगेटिव में, प्लस एच में। अब एच के बारे में मशहूर है कि वो कहते हैं ना कि बेटा मेरा फोत हो गया, ना किसी का बुरा सोचता था, ना किसी का अच्छा सोचता था, और पंजाबी में कहते हैं ना चंगी ना मंदी। सो क्या है कि ये ना डोनेट करता है ना ज़्यादा एक्सेप्ट करता है, क्योंकि है तो वीक, इससे तो छीना जाएगा, लेकिन ये खुद कुछ नहीं करता। इसलिए ये जो है इसको उतना अनस्टेबल नहीं करता जितना अल्कोहल करता है। तो अल्कोहल जो है वो क्या है, वीक एसिड है एज कंपेयर टू वाटर। पानी में तेजाबीयत ज़्यादा है एज कंपेयर टू अल्कोहल।
अब थर्ड बात जो है वो इंपॉर्टेंट है कि फेनॉक्साइड आइन जो है वो क्या है। सो फेनॉक्साइड आइन जो है वो ये होता है बच्चे कि फेन ऑक्साइड यानी कि फिनोल के ऊपर ओ के ऊपर क्या है, नेगेटिव आइन लगा हुआ है। तो अब ये नेगेटिव आइन जो है ये क्या 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 करता है, ये यहां से जंप करके आता है इधर, और फिर जो ये भाई साहब को घुमाता है, इसको रेजोनेंस हम कहते हैं। हमने पढ़ा हुआ डिटेल में, इसका लेक्चर दिया हुआ है मैंने आपको। पहले तो ये नेगेटिव को फर्क नहीं पड़ता, पहले जो बेंजीन रिंग है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये ट्रांसफर करती है ऐसे, वो तो ये वाला अंदर हो गया ट्रांसफर। दूसरे में जो यहाँ पे जो नेगेटिव था वो यहाँ आता है, और ये यहाँ पे नेगेटिव की सूरत में आ जाता है। थर्ड स्ट्रक्चर में ये यहाँ पे आता है और ये फिर बाहर नेगेटिव की सूरत में आ जाता है, तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है। और फोर्थ में जो है ना ये यहाँ पे आता है और ये जो है ना वो बाहर चला जाता है। तो फिफ्थ में जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे होता है। ये जब यहाँ आएगा, ये जब वहां जाएगा, तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो एग्जैक्ट यही वाला बनेगा जो पहले वाला बना हुआ है। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है ना 5 है। तो मतलब ये स्टेबल है, ये अपने आप को क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। एथानॉल जो है, मतलब फिनोल जो है वो क्या है, रेजोनेंस स्टेबल है। इसका मतलब कि फिनोल जो है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिनोल जो है वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू वाटर। और वाटर हमने पहले पढ़ लिया कि वो अल्कोहल से जो है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है। सो एथानॉल इज वीकर एसिड देन बोथ वाटर और फिनोल, क्योंकि कंजुगेट बेस उसका जो है ना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है, नहीं होता, मतलब लोकलाइज ही होता है, डीलोकलाइज नहीं होता, एक जगह रुका हुआ होता है। सो उसकी जो के वैल्यू है 1.2 माइनस 10⁻16 है, पानी की 14 होती है, इसलिए पानी जो है वो उससे बड़ा है। सो यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। सो रिलेटिव एसिडिटी या फिनोल जो है ईथर, और ये इसके साथ। अच्छा, अगर कंपेयर करें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो सम टाइम वो ये भी पूछ लेता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना वो क्या आएंगे, वो इससे भी पहले आएंगे। क्यों? क्योंकि जो इनका कार्बोक्सिलेट आइन होता है वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ये नेगेटिव है, ये यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। अब यहाँ ना बड़ा प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम ये आता है, बच्चे कहते हैं सर इसमें देखें ना, इसमें 2 स्ट्रक्चर हैं, ये ज़्यादा स्टेबल कैसे है, उसमें 5 स्ट्रक्चर हैं। उसमें याद रखें कि O के ऊपर नेगेटिव एक दफ़ा आया, इसमें O के ऊपर नेगेटिव 2 दफ़ा आया, पहली बात। तो ये एक रूल है कि जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो उसमें एक दफ़ा आया है, दूसरी दफ़ा कहीं आया नहीं है, बाकी कार्बन पे ही आया है, जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दे आर लेस स्टेबल, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड हाईली स्टेबल है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता होता है। रिएक्शन ऑफ फिनोल जो है ना वो लिटिल बिट आप कह लें कि इजी है, इतने मुश्किल नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड का शायद आपने मेरे से पढ़ा हुआ है, तो कार्बोनिल केमिस्ट्री शायद मैंने पढ़ाई है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन है ना OH के, ऑलमोस्ट वैसे ही रिएक्शन जो है ना वो आपके, एक सेकंड, वैसे ही रिएक्शन जो है ना वो आपके क्या होने, फिनोल के होने। तो फिनोल जो है इस ऑब्वियसली एसिडिक तो है, हमने क्या कहा कि ये क्या है, एसिडिक है, तो एसिड की तरह ये बिहेव करेगा। एसिड क्या करते होते हैं, मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और बेस के साथ ये सॉल्ट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो H है, ये H जो है ना वो क्या होगा, लीव कर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H2। और बेस के साथ जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, और सॉल्ट प्लस वाटर हमारे पास बन गया। कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है। एसिडिक है फिनोल, हमें पता है, सोडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर सॉल्ट बनाता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट जो है जी, इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत अच्छे हैं, एज इट इज बेंजीन को ही फॉलो करते हैं, लेकिन OH की ना नेचर को आप अंडरस्टैंड कर लें। अगर आपने वो मेरा आर्दो पैरा वाला लेक्चर सुना हुआ, फिर तो आपको कभी भी ये नहीं भूलेगा। हाँ भाई, वॉरलैंडर रूल क्या कहता है, वॉरलैंडर्स रूल जो है वो क्या कहता है कि OH जो है वो क्या है, आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, अब वॉरलैंडर रूल क्या था मैंने पढ़ाया हुआ है, वो डिटेल पढ़ाई हुई है, बहुत सी चीजें पढ़ाई थी। तो ये क्या है, ओ कोई भी सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वाले हमने क्या कहा था कि ये क्या होते हैं,
हाँ यस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विथड्रॉइंग का इसका हमने नहीं जिक्र किया था। हमने कहा था सिंगल बॉन्ड वाले ऑर्थो पैरा होते हैं, और डबल बॉन्ड वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेटा होते हैं। ठीक है, तो OH जो है ना वो क्या है, सिंगल बॉन्ड वाला है, कोई डबल बॉन्ड बनाया नहीं उसने, तो ये R2 और पैरा होगा। ये वाली पोजीशन R2 होती है, और ये वाली पोजीशन क्या होती है, पैरा। अगर इसको हम नंबर दें तो ये पोजीशन बनेगी जी 1 यहाँ पे, 2 3 4 5 और 6। तो ये 2 4 और 6 पोजीशन पे क्या है, एक्टिव है। अगर आपने मेरी बात गौर से सुनी तो पैराग्राफ में यही कुछ लिखा हुआ है। कंडीशन रिएजेंट फॉर नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, other electrophilic substitution of phenol are different from those of benzene, but primarily क्योंकि इसके अंदर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्योंकि ग्रुप डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, रिंग डेंसिटी को इंक्रीज करता है, मोर रिएक्टिव होता है, सब कुछ है। आखिर में ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होती है, 2 4 और 6 पोजीशन पे होती है। तो हमें बस एक बात करनी थी कि फिनोल के ऊपर क्या होता है, 2 4 और 6 पोजीशन एक्टिव होती है, जिसकी बेस पे फिनोल रिएक्टिव होता है। अब अगर नाइट्रेशन करवाएंगे तो एक प्रोडक्ट आपके पास बनेगा R2 का प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट बनेगा आपके पास पैरा का प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड लें या फिर और ज़्यादा मिकदार में लें, यानी कि इसकी अमाउंट आप ज़्यादा कर दें, तो नाइट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। नाइट्रेशन में क्या है, NO2 दोनों R2 पे और पैरा सारा इसी पे आ जाएगा। यहाँ पे मतलब पिछले 5 या 6 सालों में जो कि बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं, उसमें ये जो कंपाउंड है ना, पिक्रिक एसिड, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। आईयूपैक नेम ऑफ पूछा गया, आईयूपैक नेम ऑफ पिक्रिक एसिड, एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ। फिर एंट्री टेस्ट में पिक्रिक एसिड के बारे में पूछा गया है कि अच्छा एक जो है वो पिक्रिक एसिड का आप मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं। तो फिर बच्चों को जो है ना ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि C6 होता है, और यहाँ पे H जो है एक उधर आया हुआ है, तो कितने H हैं, 3 होते हैं H, और 3 आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, 6 हैं। ठीक है, तो 6 कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिला के 3 हाइड्रोजन 3 नाइट्रोजन तो 6 ऑक्सीजन होते हैं। तो इस तरह का आपसे एक दफा एग्जाम में पूछा हुआ था। सो नाइट्रेशन की बात करें तो नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप आता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, हम इसको ट्रीट करते हैं। नाइट्रेटिक मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं होता क्योंकि इसमें रिंग पहले से एक्टिवेट है। रिंग एक्टिवेट है तो इतना मसला नहीं होता। फिर जो है वो हम कंसनट्रेटेड अगर यूज़ करें तो हमारे पास ज़्यादा नाइट्रेशन होने के चांसेस होते हैं। ब्रोमिनेशन एक ऐसा रिएक्शन है कि जो कि टेस्ट फॉर फिनोल के लिए यूज होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ विल यू टेस्ट फिनोल, तो टेस्ट फॉर फिनोल के लिए जो है ना वो ब्रोमिनेशन रिएक्शन यूज होता है, और उसको कहते हैं जी ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, और ये पॉइंट नंबर 2 वाला, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो फिनोल वही वाली बात है बेटा कि ये क्या है, R2 और पैरा डायरेक्ट रिएक्टिंग है, एक दफा R2 प्रोडक्ट बनेगा, एक दफा पैरा प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप ज़्यादा मिकदार में यूज़ करते हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ फिनोल के साथ, अगर ब्रोमीन वाटर आप ऐड करते हैं, रेडिश ब्राउन कलर आप ब्रोमीन जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, डिकलराइज होकर वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। अब आपने क्या क्या किया फिनोल के अंदर, फिनोल ना लाइट पिंक टाइप का होता है, ठीक है, क्रिस्टल्स होते हैं पिंक कलर के, उसके अंदर आपने जो ना ब्रोमीन ऐड की, तो उसका कलर जो है ना वो ब्रोमीन का खुद का भी कलर होता है, रेडिश ब्राउन का कलर होता है, वो कन्वर्ट हो गया वाइट प्रेसिपिटेट में। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपके पास क्या है, फिनोल प्रेजेंट है। कैसे हुआ, ये ब्रोमीन जो है वो आपके पास तीनों पोजीशन पे आ गई, जिस तरह हमारे पास कौन आया था, हाँ नाइट्रो आया था। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल जो आपके पास बन गया। पिक्रिक एसिड का क्या नाम था, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। दिस रिएक्शन इज यूज टू आइडेंटिफाई फिनोल, फिनोल की टेस्ट के लिए आप यूज करते होते हैं। सो नोट द फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। रिएक्टिविटी के बारे में हमने क्या क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, फिर बेंजीन खुद, फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, विद एन एक्सेप्शन ऑफ जो है वो क्या है, हैलोजन मेन। ठीक है, वो यहां पे आते हैं।
सो इट अलाउज नाइट्रेशन एंड ब्रोमिनेशन टू अकर अंडर माइल्ड कंडीशन, तो हमने विदाउट स्ट्रॉन्ग एसिड और कैटलिस्ट। सो फिनोल विद डायजोनियम सॉल्ट, भाई ये तो हमने पहले से देख लिया है। डायजोनियम सॉल्ट का बनना तो हमने देख लिया, डायजोनियम सॉल्ट का तो मसला नहीं है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब हम फिनोल को ऐड करते हैं, ये फिनोल को, इसको हम कहते हैं डायजो कपलिंग रिएक्शन। क्या कहते हैं? डायजो कपलिंग रिएक्शन। तो अब हम करते क्या हैं कि हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट है, इसको हम फिनोल के साथ ट्रीट करवाते हैं। फिनोल के पहले बेस बेस में कन्वर्ट करते हैं, सोडियम फेनॉक्साइड आयन बनता है। अब ये फेनॉक्साइड आयन के ऊपर ट्रीट करवाते हैं। तो ये मोस्ट लाइकली ये कहाँ पे आता है? ये पैरा पोजिशन पे इसके साथ कपल होता है। तो ये जो बनती है डाई, बेटा इसको एजो डाई कहते हैं। ये एजो डाई हमने जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैंने खुद भी बनाई हुई है अपने बीएस के दौर में और एमफिल के दौर में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डाइज हैं, क्योंकि मोस्ट 80% जो है ना वो आपके पास जो इंडस्ट्री है डाइज की, वो इन्हीं डाइज पे चल रही होती है। सो फिनोल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड करते हैं, फेनॉक्साइड आयन बनता है, उसमें डायजोनियम सॉल्ट ऐड करते हैं, फिर जो प्रोडक्ट बनता है वो एजो कंपाउंड बनता है जिनको एजो डाइज कहते हैं। एजो डाइज जो है ना वो आपके पास कॉन्गो रेड डाई होगी, एजो डाई होगी, सारी डाइज मैक्सिमम जो है ना वो आपके एजो इसी प्रोसेस से बनती हैं। सो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डायाजोनियम सॉल्ट, ये आपको याद रखेगा, ये आपसे पूछता है एग्जाम में। सिग्निफिकेंस आप में एक आप बना सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डायाजोनियम सॉल्ट, डाया सॉरी एजोडाइज। अच्छा, यहां इंपॉर्टेंट बात बता दूं, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस लिखे हुए के नंबर जो है ना वो क्या होते हैं? कम होते हैं। इक्वेशन लिखे हुए के मार्क्स ज्यादा होते हैं। लेकिन होता ऐसे नहीं है कि इसके मार्क्स ही ना और इसके मार्क्स हों। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर यही क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है, तो इसमें ये लिखा होगा कि 2 मार्क्स आपको मिलेंगे रिएक्शन के, 1 मार्क आपको मिलेगा थ्योरी का। तो आपने थ्योरी में लिखना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 या 2 लाइन लिखेंगे। एक आपने बना दी हेडिंग फॉर फॉर्मेशन ऑफ एजोडाइज, तो आप लिखेंगे डायजोनियम सॉल्ट आर यूज्ड टू सिंथेसाइज एजोडाइज। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ डायजोनियम सॉल्ट इज कपल्ड विद फिनोल, फिर आप नीचे ये 2 रिएक्शन लगा देंगे। 2 लाइनें बहुत हैं। सिमिलरली इट कैन आल्सो बी यूज, सेकंड पॉइंट आप अगर लिखना चाहें, सिंथेसिस ऑफ फिनोल के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ फिनोल के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और उसमें क्या करोगे? एज सॉल्ट प्लस वाटर, और वो जो रिएक्शन लेकर पढ़ाया था ना ये वाला, ये वाला रिएक्शन, ये सेकंड रिएक्शन उसमें लिख देंगे। तो आपके पास आंसर सारे हैं। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपने अपने आंसर्स को मोल्ड करना है। मैंने अभी जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं साथ में पीएचडी कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरे लिए नोट्स बना के देना थोड़ा सा ट्रिकी हुआ है आजकल। सो यहाँ पे चैप्टर आपका हो गया खत्म। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एस्टर फ्रॉम एसाइल क्लोराइड? एसाइल क्लोराइड क्या होता है भाई? आर ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे सी एल लगा हुआ है। हमने बनाना क्या है? आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर बनाना है। तो अंडरस्टूड है कि ये सी एल जाएगा, और सी एल जाएगा तो सी एल क्या लेके जाएगा साथ? सी एल कोई ना कोई एच लेके जाएगा, हाइड्रोजन लेके जाएगा। तो एच ओ आर, यानी कि हमारे पास अल्कोहल जो है ये एस्टर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चे ये भी कह सकते हैं सर फिनोल भी तो ये काम काम कर सकता था, वो ज़्यादा एसिडिक है। जब हम एस्टर्स की बात कर रहे होते हैं तो हम अक्सर नॉर्मल एस्टर्स की बात कर रहे होते हैं, एरोमेटिक एस्टर्स की बात नहीं कर रहे। एरोमेटिक एस्टर की बात करेगा जहाँ मेंशन करेगा। ठीक है। तो टेक्निकली आप बोथ की तरफ भी जा सकते थे, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है ना वो आपका अल्कोहल ही बनेगा। अगर वो एरोमेटिक कह दे तो फिर हम बोथ की तरफ, सॉरी, फिर हम फिनोल की तरफ जाएंगे। ठीक है। सो यू कैन डिनाई दिस, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है ना आपका अल्कोहल बनता है। व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन फिनाइल अमाइन रिएक्ट विथ एच
NO2 और NaNO2 एंड डाइल्यूट एसिड्स बिलो 10 डिग्री। प्रॉब्लम पता है क्या है? बेंजाइलमाइन फिनाइलमाइन और एनिलीन या फिर अमाइनो बेंजीन। जो बेंजाइलमाइन है ना, ये बेंजीन के साथ नहीं होता, ये याद याद रखिएगा, ये एक डिफरेंट है। बेंजाइल अमाइन होता है, आपके पास बेंजीन है CH2, ये बेंजाइल है, ये होता है बेंजाइलमाइन। और ये आपने कभी कंसिडर नहीं करना, क्योंकि जब कभी यूज करें ना, ये ना हो कि एनिलीन को बेंजाइलमाइन लिख दें, समटाइम गलती करते हैं बच्चे, तो ये मैक्सिमम यूज नहीं होता। फिनाइलमाइन का मतलब है कि आपके पास बेंजीन के ऊपर, फिनोल के ऊपर नहीं, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ है। फिनाइल का फिनोल से कोई ताल्लुक नहीं है, फिनाइल सिंपल बेंजीन को कहते हैं। फिनाइलमाइन मतलब बेंजीन के ऊपर अमाइन लगा हुआ है। एनिलीन का मतलब बेंजीन के ऊपर अमाइन लगा हुआ है। अमाइनो बेंजीन का मतलब ये भी लगा हुआ है। तीनों एक ही कंपाउंड के 3 डिफरेंट नेम्स हैं, लेकिन बेंजाइल नहीं कहना, मेहरबानी होनी। तो ये कहता है कि ये, इसकी अगर हम ये कंडीशन दें तो ये बेसिकली डायजोन सॉल्ट बनता है। यहाँ पे बेंजीन डायजोन सॉल्ट बन गया, क्लोराइड बन गया। क्लोराइड क्योंकि हमें नहीं पता होता, इसलिए हम सॉल्ट कहते हैं अक्सर, क्योंकि डाइल्यूट एसिड HCl यूज करोगे तो क्लोराइड बनेगा। व्हाट हैपेंस व्हेन फिनोल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फेनोक्साइड बनता है, तो हमने पढ़ा हुआ है, इसमें कोई लॉजिक है नहीं। और अच्छा, सोडियम फिनोलेट नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा, फिनोलेट का लफ्ज गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फिनोल रिएक्ट विद सोडियम, तो सोडियम फेनोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, तो अभी हमने पढ़ा हुआ है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ फिनोल विद डाइल्यूट, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। हो सकता है वो आपको यहाँ पे 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल भी ऑप्शन में दे दे, तो आंखें और कान जो है ना वो खुले रखते हैं, मुंह बंद रखना है। सो द प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ फिनोल विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ये रूम टेम्परेचर पे आपके पास क्या होगा, 2 और 4 नाइट्रोफिनोल देगा। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल विद Br2 लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, अब यहां पे Br2 और आगे लिखा हुआ है एक्वस। जब एक्वस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ब्रोमीन वाटर की बात हो रही है। अगर ब्रोमीन वाटर की बात हो रही है तो फिर आपके पास ट्राई ब्रोमो बनेगा, 2 और 4 नहीं बनेंगे, ठीक है। वाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल, क्योंकि फेनॉल ऑक्साइड आयन क्या होता है, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस होता है। सो रिलेटिव टू वाटर फिनोल इज, फिनोल रिलेटिव टू वाटर जो है ना वो क्या है, ज्यादा एसिडिक है, पड़ा हुआ है। हमने क्या कहा था कि फिनोल जो है ज्यादा एसिडिक है वाटर से, वो ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से, ठीक है। विच पोजीशन डज हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ फिनोल डायरेक्ट का मतलब है कि वो आर्दो पैरा की बात कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आर्दो पैरा पोजीशन कौन सी होती है, 2, 4 और 6 भी है। बच्चे ये गलती करते हैं, 2, 4 पे क्लिक कर देते हैं, 6 को भूल जाते हैं। देखो ये पोजीशन जो है आर्दो है, तो ये पोजीशन भी तो आर्दो है ना, तो ये 2, 3, 4, 5 और 6 पोजीशन भी बनी है, और 4 तो पैरा है, तो 2, 4, 6 जो है ना, ये क्या है आपके पास, हाँ ये आपके पास आर्दो पैरा पोजीशन है। अच्छा, मेटा पोजीशन कौन कौन सी होती है, 3 और 5 जो पोजीशन होती है वो मेटा पोजीशन होती है। इन नाइट्रेशन ऑफ फिनोल वाई आर माइल्डर कंडीशन रिक्वायर्ड कंपेयर टू बेंजीन, क्योंकि वो पहले से फिनोल रिंग को एक्टिवेट किए होता है, रिंग पहले से खुश होती है। शॉर्ट क्वेश्चन है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, आंसर मैंने बताया हुआ है। केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल विद सोडियम ऑक्साइड आयन, ये भी हुआ है बेटा। इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है थर्ड और फिफ्थ और फर्स्ट, ये पेपर में इनमें से इंशाल्लाह एक आ जाना है। वाई फिनोल रिएक्ट डिफरेंटली विद नाइट्रिक एसिड कंपेयर टू बेंजीन, क्योंकि वो रिएक्ट एक्टिवेट होता है। फिनोल मोर एसिडिक होता है। हाइड्रोक्सी ग्रुप इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल, हमने पहले पढ़ लिया है कि ये क्या होता है, आर्दो पैरा डायरेक्टिंग होता है, रिंग एक्टिवेटिंग होता है। रिंग एक्टिवेटिंग होने के बाद ये इसकी फिर रेजोनेंस वो स्ट्रक्चर सारे आपको ड्रा करने पड़ेंगे। इसके अलावा आखिरी क्वेश्चन था डिस्क्रिप्शन ऑफ फिनोल, वो सिंपल सी है। बाकी कंपेयर करना है, इसमें कोई खास बड़ी चीज़ है नहीं, वो इंशाल्लाह सारे आप
कर लेंगे। नेफ्थोल जो है ना वो इतना आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए उसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने शामिल नहीं किया कि सिलेबस में नहीं है तो मैं वो चीज़ शामिल नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे लेक्चर हम अपना ख़त्म करते हैं।